नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी आप लोग कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनिक पब्लिकेशन का यह आपका क्वेश्चन बैंक है, जो कि हम आपको लगातार डेली क्लासेस ले रहे हैं। और बता दें आपको कि रुकमनी पब्लिकेशन का जो आपका प्रैक्टिस सेट आ गया है, उसका भी हम आपका क्लास ले रहे हैं। तो जो साथी नहीं देखे हैं उसको भी आप लोग जाकर प्लीज़ देख लिया करें, तो बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। वो जो आपका रुकमनी पब्लिकेशन का है वह न्यू पैटर्न पर आधारित है, जिसमें 150 क्वेश्चन है साथियों, और इसमें 50 आपका मैथ और रीजनिंग है, और आपका 100 जो है वह आपका सामान्य अध्ययन है। तो उसको भी आप लोग डेली देखा कीजिए। कुल 20 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसका हम एक एक करके डेली एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ध्यान दीजिएगा प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि विवादास्पद पुस्तक लज्जा लिखी गई किसके द्वारा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह पहला प्रश्न है आपके सामने, तो इसका याद रखिएगा यह किसके द्वारा लिखी गई है। तो तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जो कि याद रखेंगे। अगर बात की जाए इनके बारे में तो यह भी याद रखिएगा कि लज्जा जो है यह भारत में रह रही बांग्लादेश की निर्वासित साहित्यकार थी। कौन? तो तस्लीमा नसरीन। ठीक है, इनकी ही द्वारा यह लिखी गई है। बात की जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान दीजिएगा साथियों। कह रहा है, ए मेरे वतन के लोगों आंखों में भर लो पानी। बहुत ही यह फेमस गीत है साथियों, बहुत ही यह फेमस गीत है। इस गीत के माध्यम से अपने स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, इन सभी की घटनाओं की जिक्र की गई है, इन सभी के जीवन लीला की इसमें जिक्र की गई है, इन सभी के बारे में कि किस प्रकार से अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने प्राणों का निछावर किया, वो सभी इस गाना में, इस गीत में बात की गई है। यह गीत सुनकर सबका कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं रोमते खड़ा हो जाती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा किनके द्वारा लिखी गई है, तो प्रदीप के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। ठीक है, यही व्यक्ति हैं जिन्होंने इतना अच्छा गीत को अपने भारत के लिए एक उपहार के रूप में दिया है। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए, कहता है गुलबदन बेगम जो है यह क्या है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है, क्वेश्चन है साथियों, अधूरा है। ठीक है, आप इस तरह से गलती कर देंगे कि कहना क्या चाह रहा है गुलबदन बेगम। तो इसको याद रखिएगा, इसको कूट के माध्यम से हम सही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुलबदन जो बेगम है यह क्या है, तो आपका सी नंबर सही होगा। ठीक है, सी नंबर क्या है, हुमायूं नामा की लेखिका थी गुलबदन बेगम। और क्या थी, तो हुमायूं की बहन थी। इस बात को आप सभी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए, तो कहता है संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है किससे है। इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा कि संविधान का 74वां संविधान संशोधन जो है यह आपका किससे संबंधित है, तो शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि जो यह 74वां संविधान संशोधन हुआ था साथियों, यह कब हुआ था, तो 1993 में हुआ था। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखिएगा। चलिए फटाफट आगे की ओर चलते हैं। तो कहता है यहाँ पे भी आपका अधूरा प्रश्न है, AM खुसरो हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, और आप टेंशन में आ गए होंगे कि AM खुसरो क्या हैं। तो याद रखिएगा साथियों, AM खुसरो क्या हैं, तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। क्या हैं? 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और यह जो AM खुसरो जो बने हैं अध्यक्ष, कब बने थे, तो यह भी याद रखिएगा 1958 में। ठीक है, 1958 में यह 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने गए थे, तो याद रखिएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है स्वराज दल का विश्वास था। याद रखिएगा, यहाँ नाम से ही आपका क्लियर हो रहा होगा कि स्वराज अर्थात स्वयं का राज। ठीक है, किसका राज? स्वयं का राज, स्वयं का शासन प्रशासन यह स्वराज दल के लोग चाहते थे, इसलिए इनका जो विश्वास था वह था संपूर्ण स्वराज में। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए फटाफट आगे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों महादेव
गोविंद नराडे जो हैं यह जस्टिस पार्टी से संबंधित नहीं हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग गलती कर देंगे। याद रखिएगा, जस्टिस पार्टी के अगर बात की जाए तो जस्टिस पार्टी का जो गठन हुआ था साथियों, यह आपका 1915 ईस्वी में 16 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1915 से 16 ईस्वी के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मद्रास, जो कि चेन्नई में है। CN, इसका अगर बात की जाए कि इसके सदस्य और अध्यक्ष के बारे में, तो याद रखेंगे CN मुदलियार थे और आपका TN नायर थे और एक आपका V त्यागराज क्या थे? चेट्टी थे। यह सभी लोग थे साथियों, याद रखिएगा। अगर गोविंद नराडे की बात की जाए तो महादेव गोविंद नराडे जो थे यह महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध राजनीतिक व समाज सुधारक थे। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए आगे अगर चलना चाहें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रश्न कि निम्नलिखित को सुम्मेलित कीजिए। अब यहाँ पे सुम्मेलित करना है, आपको सही मिलान करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे 100% आप गलती कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्या कह रहा है? तीसरी अनुसूची है। अनुसूचियाँ एक तरफ है, उसका विषय लिखा हुआ है। तो क्या तीसरी अनुसूची भाषा से संबंधित है? चौथी अनुसूची दल बदल के कारण संबंधित है और 8वीं अनुसूची क्या शपथ से संबंधित है? 10वीं सूची राज्यसभा सीटों से संबंधित है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? C राइट आंसर होगा। सबसे पहले अगर बात की जाए, ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए तो देख सकते हैं आपका ए नंबर जो है यह क्या है? तो तीसरी अनुसूची है। तीसरी अनुसूची में किस चीज़ की बात की गई है? तो शपथ और घोषणा की बात की गई है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में किसकी बात की गई है? तो शपथ और घोषणा की बात की गई है। तो इसमें आप मिलान कर देंगे। उसके बाद आपका जो B नंबर है वह आपका चौथी अनुसूची है, जिसमें राज्यसभा की सीटों की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद आपका 8वीं सूची है जिसमें भाषा की बात की गई है और 9वीं सूची आपका दल बदल कानून के बारे में बात की गई है। तो इस प्रकार से आपका हो गया मिलान। चलिए, उसके बाद अगर बात की जाए, कहता है बिहार में सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका अगर बात की जाए लंबाई की तो 1365 मीटर है, यह कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पारसनाथ। क्या हो जाएगा? पारसनाथ। याद रखिएगा साथियों, यह पारसनाथ कहाँ पे है? तो यह भी याद रखिएगा आपको कि पारसनाथ झारखंड राज्य के साथियों कहाँ पे है? झारखंड राज्य में है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी अगर सही कर सकते हैं तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन C क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार के कौन से ज़िले में नहीं बोली जाती है भोजपुरी? तो जहाँ तक हमें पता है कि ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ भोजपुरी नहीं बोला जाता हो पूर्ण रूप से। लेकिन अगर बात की जाए, ठीक है, बात की जाए अगर थोड़ा बहुत की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दरभंगा, क्योंकि दरभंगा आपका उत्तर भारत में है और यहाँ मैथिली चलता है साथियों। लेकिन यह कहना गलत है कि पूर्ण रूप से भोजपुरी नहीं बोली जाती है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे, ऐसा कोई ज़िला नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे भोजपुरी नहीं बोली जाती है, मगही नहीं बोली जाती है, हिंदी नहीं बोली जाती है। सब राज्य में सब मिश्रित है, क्योंकि अपना जो भारत है वह विविधताओं का देश है। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मेलित नहीं है? हमेशा आपको सुम्मेलित करने के लिए दे रहा है, मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग तेज रखना होगा। सबसे पहले है आपका, एक तरफ बांध है, नदी है और जिला है। अब आप बताइए कि कौन सा बांध कौन सा नदी में है और वह कौन सा जिला में है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप सभी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन D, अर्थात इसमें से कोई नहीं क्या है, सभी के सभी जो क्या हैं ये सभी के सभी गलत हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, कहता है वह सही कालक्रम पहचानिए जिनमें निम्नलिखित व्यक्तियों ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है और इसका राइट आंसर अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
भागवत झा, आजाद, विंध्येश्वरी दुबे और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, सत्यनारायण सिंह जो है यह आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इनके बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो जगन्नाथ मिश्रा के बारे में आप लोग लिखते चलिएगा कि जगन्नाथ मिश्रा का जो साथियों शासनकाल रहता है कब से कब तक, तो याद रखिएगा 11 अप्रैल 1975 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक। ठीक है, याद रखिएगा। अगर विंध्येश्वरी कहाँ गए, विंध्येश्वरी दुबे की बात की जाए तो इनके बारे में आप याद रखेंगे कि यह पद पे रहते हैं आपका 12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक। भगवत झा आज़ाद, सॉरी साथियों, भगवत झा आज़ाद जो रहते हैं यह कब तक, तो 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 1989 तक। और आपका सत्य नरेंद्र नारायण जो थे यह कब से कब तक थे, तो यह 11 मार्च 1989 से साथियों आपका 6 दिसंबर 1989 तक यह पद पर रहते हैं। चलिए आगे अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से हम समझा रहे हैं आप सभी को। क्लास को थोड़ा सा शेयर करते चलिएगा साथियों, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपना यूट्यूब फैमिली में जितना से जितना ज़्यादा सुपर टेट के अपने अभ्यर्थी, अपने विद्यार्थी, अपने एस्पिरेंट यहाँ पे आएंगे, उतना बेहतर ढंग से हम और भी अच्छे ढंग से आपका सिलेबस और भी अच्छे अच्छे कंटेंट को आपके सामने रखते चलेंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अधिक से अधिक इस यूट्यूब फैमिली में लोगों को जोड़ें। ठीक है, यही हमारा प्रयास है। हम हमेशा आपके लिए कोशिश कर रहे हैं बेहतर कंटेंट देने का। आप लोग कोशिश कीजिए कि लोगों को अधिक जोड़ें, अधिक से अधिक इनके बारे में, इस चैनल के बारे में लोगों से शेयर कीजिए। उसके बाद अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, आपका 14 नंबर प्रश्न कहता है, एक दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है। ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा यह घुमाने वाला प्रश्न है। आप सभी यहाँ पे प्रश्न को पढ़कर थोड़ा सा परेशान भी होंगे कि कहना क्या चाह रहा है। समझिएगा कहना क्या चाहता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, याद रखिएगा, आपका चरमावस्था जो है, चरमावस्था पर इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा साथी, नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वेश्चन की तो कहता है सही कथन पहचानिए। इसमें से सही कथन आप सबको पहचानना है। ठीक है, तो बता दें आपको कि इसमें से राइट जो आंसर आपका होगा वह क्या होगा साथियों, याद रखिएगा। आपका बिहार में प्रति वर्ग मील जनसंख्या घनत्व जो है यह 500 है, यह बिल्कुल क्या है, सही कथन है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये कब का आंकड़ा है यह भी याद रखिएगा, ताकि अगर आपसे यह प्रश्न अब पूछा जाए तो गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यह आंकड़ा 1991 की जनसंख्या का है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। उसी के आधार पर झारखंड राज्य को बिहार से अलग होने से पूर्व की यह संख्या है। और याद रखिएगा कि वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के आंकड़े के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वह कितना है, तो याद रखिएगा 11,006 है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है ऋग्वेद काल के देवता कौन है। ऋग्वेद काल के जो देवता हैं ये आप सबको याद होना चाहिए कि वह कौन है, तो वह आपका इंद्र और अग्नि थे। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखिएगा कि ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को ही समर्पित है, और इसके पश्चात 200 सूक्त जो है यह अग्नि को समर्पित है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुका बन गई वह कौन थी। याद रखिएगा, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और बीपीएससी का बौद्ध धर्म जो है वह बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट चैप्टर है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अम्रपाली। या आप इस बात को भी याद रखिएगा साथियों कि जो यह अम्रपाली थी यह एक क्या थी, तो नर्तकिना थी, मतलब डांसर थी। यह भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि भगवान बुद्ध के शिक्षा ग्रहण की थी, भगवान बुद्ध के प्रभाव में आकर यह भिक्षुक बन गई थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था।
कहता है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या याद रखेगा 18 है, जो कि सभी भारतीयों को पता भी होना चाहिए। ये सभी चीज़, ये सब बेसिक चीज़ है, तो ये सब पता होना ही चाहिए। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कौन थे, तो हरिहर और बुक्का थे। ये हरिहर और बुक्का जो थे, इन्होंने ही क्या किया था साथियों, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, साम्राज्य की स्थापना की थी। यह दक्षिण भारत की ओर पड़ता है साथियों। आप जब मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उस समय दक्षिण भारत का इतिहास में आप विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, ये सभी पढ़ेंगे। चलिए बात की जाए अगर आगे, तो कहता है बीरबल का असली नाम क्या था। तो बीरबल का जो असली नाम था वह था आपका क्या, तो याद रखेंगे महेश दास जो था यह असली नाम था। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको पता नहीं होगा, तो याद रखेगा बीरबल का ओरिजिनल नाम जो था वह आपका महेश दास था। ठीक है, बीरबल का असली नाम क्या था, महेश दास था। बीरबल मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक था, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कहता है वह पहला किला जिसे शिवाजी ने जीता और उसका नाम क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिवाजी की अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा वह कौन हो जाएगा, तो तोरन का किला हो जाएगा। याद रखिएगा 1946 में, ठीक है, सॉरी साथियों 1646 में क्या हुआ था, तो शिवाजी ने तोरण किला को जीता था और इस किले के पूर्व में राजगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था, जो कि 1656 में शिवाजी ने मराठा क्षेत्र को क्या किया था, जावली को जीत लिया था। यह भी आप सभी याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, याद रखिएगा टुंड्रा क्षेत्र के एस्किमो लोगों के घर को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, याद रखिएगा साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो आपका इग्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इग्लू। टुंड्रा क्षेत्र के एस्किमो लोग के वर्फ से बने अंदर गोलाकार घर को इग्लू कहा जाता है। आप सभी, हम सभी पढ़े हैं क्लास 1, 2, 3 एनसी में कि इग्लू इस प्रकार का बना होता है, एक गोल सा रहता है और इस प्रकार से रहता है, इसमें से वाइट वाला भालू निकलते रहता है, उसको इग्नू कहते हैं। तो यहाँ तो गलती बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए एनसी क्लास का ये क्वेश्चन था। चलिए, कहता है उस वास्तुकला का नाम बताइए जिसे चंडीगढ़ शहर का डिजाइन बताया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ शहर का डिजाइन बनाया। याद रखिएगा, इसका बहुत ही यह कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर अगर आप जानना चाहें तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ली कार्बूजियर जो है यह आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सार्क देशों का 11वां सम्मेलन आयोजित हुआ था, कब, तो याद रखिएगा सार्क देशों का 11वां सम्मेलन जो हुआ है यह हुआ है आपका कब, तो इलाहाबाद में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ, काठमांडू में हुआ है, सॉरी काठमांडू में हुआ है। और कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2002 में हुआ था। ठीक है, इसमें अगर पार्टिसिपेट की बात की जाए तो कौन कौन देश इसमें हिस्सा लिए थे, तो दक्षिण एशिया के 8 देशों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और आपका मालदीव। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा। सही कथन को पहचानिए, फिर से कहता है, तो याद रखिएगा इसमें से आपको सही कथन पहचानना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 जो है यह सही कथन है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा आप सभी। बात करते हैं अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया गया कहाँ पे, तो याद रखिएगा अग्नि 2 का जो सफल परीक्षण किया गया है यह आपका कहाँ किया गया, तो उड़ीसा के, याद रखिएगा बालासोर जिले में हिल द्वीप से। ठीक है, कब किया गया, तो 11 अप्रैल 1999 को किया गया था सफल परीक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका आकाश। क्या है, तो आकाश से जमीन में क्या होता है, मार करता है। यह जो है यह बिल्कुल गलत कथन है, इस कथन का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो इस प्रकार के कथन को एग्जाम में आप बिना सोचे समझे काट देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है मंगल ग्रह का पर सर्वप्रथम उतरने वाला यान का नाम बताएं। याद रखेगा आपका मंगल ग्रह पर जो सबसे पहले यान उतरा था वह कौन था, तो याद रखेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
पाथ फाइटर, ठीक है, क्या हो जाएगा, पाथ फाइटर जो है यह सबसे पहला क्या था, यान था, याद रखिएगा, ठीक है। कब उतरा था, तो 1976 में, यह भी आप लोग याद रखिएगा, 1976 में। किसके द्वारा, तो अमेरिका स्पेसक्राफ्ट वाइकिंग लेटरेट के द्वारा मंगल ग्रह पर इसे उतारा गया था। इन्होंने, अगर बात की जाए तो इन्होंने वहाँ 1400, ठीक है, 1400 क्या किया था, तो फोटोग्राफ तथा अन्य उपयोगी सूचनाएं एकत्रित की थी, और यह अमेरिका यान पाथ फाइटर 4 जुलाई 1957 को मंगल ग्रह के धरातल पर उतरा था। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए, कहता है साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे। याद रखिएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका साथियों, क्या हो जाएगा, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका कौन, तो भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर। साथियों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाले भीमराव अंबेडकर थे, याद रखिएगा। महात्मा गांधी पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे, दूसरे गोलमेज में गए थे, लेकिन किसी कारण से वहाँ पे बात नहीं बनी थी और वहाँ पे फिर वह चले आए थे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में वह नहीं गए थे, यह भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है वर्शिपिंग फॉल्क गाइड शीर्षक पुस्तक किसकी लिखी गई है, तो इसकी याद रखिएगा आपका किसके द्वारा लिखी गई है, अरुण शोरी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, आगे जो आपका है तालिबान है। तालिबान क्या है, तो क्या आतंकवादी, कट्टरपंथी, सुधारक या फिर महिला विरोधी है। तालिबान कैसा देश है साथियों, यह आप लोग बताइए। आप सभी इस देश से शायद परिचित होंगे, तो याद रखिएगा वह कट्टरपंथी है। क्या है, कट्टरपंथी, याद रखिएगा। अफगानिस्तान पर अमेरिका हमले से पूर्व अफगानिस्तान में तालिबान की ही सरकार थी, और साथियों याद रखिएगा कि ओसामा बिन लादेन को समर्थन और शरण देने के कारण अमेरिका हमले में अफगानिस्तान से तालिबान का सफाया हो गया था। चलिए फटाफट आगे चलें, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से, थोड़ा सा यहाँ क्लियर होने दीजिएगा, आप सबको नहीं दिख रहा होगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई है। इसको याद रखिएगा साथियों, यह जो आपका पुस्तक हो जाएगा वह कौन सा पुस्तक है, तो यह आपका हो जाएगा कौन सा, तो दी ट्राम्फ ऑफ द मार्केट जो है यह आपका किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है, नहीं है, ठीक है, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई नहीं पुस्तक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका वह कौन थे, तो याद रखिएगा वह कौन थे, वह थे साथियों आपका कौन, तो स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना में स्क्वाड लीडर रहे राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1984 को साथियों तत्कालीन सोवियत संघ के 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्या किया था, तो याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले यह प्रथम भारतीय थे, याद रखेगा, और विश्व में 138वें अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है, कौन, राकेश शर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो याद रखेगा। अगर आपका बात की जाए आगे ध्यान दीजिएगा, तो आपका अब आता है साथियों कुछ साइंस का प्रश्न, उस पर ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाला 1 किलोग्राम भार सूर्य की कक्षा में पहुंच जाए तो वह हो जाएगा कितना, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्याघ्र नामक औषधि प्रयोग में लाई जाती है, याद रखेंगे इसका क्या हो जाएगा, आपका पुरुष की नपुंसकता मिटाने के लिए इसका प्रयोग में लाया जाता है। विश्व प्रेस परिषद संघ 2002 तक के अध्यक्ष रहे हैं कौन, तो याद रखिएगा यह आपका कौन हो जाएंगे, जस्टिस पीबी सावंत हो जाएंगे, याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, जस्टिस पीबी सावंत। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है समुद्र तल के नीचे दुनिया के सबसे निम्न भाग में स्थित देश है, वह आपका कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, याद रखेगा
साथियों हॉलैंड हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ध्यान दीजिएगा, भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान संख्या है वह कितनी है? तो याद रखिएगा वर्तमान संख्या अगर बात की जाए तो वह आपका 29 है साथियों, अगर वर्तमान में बात की जाए, और 8 है। ठीक है, लेकिन यह साथियों पहले का पेपर है आपका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम वर्तमान का बता दिए हैं, याद रखिएगा यह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेंगे, कहता है बूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बूझे चूने का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा आपका हो जाएगा कौन? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी CaOH2 आपका क्या हो जाएगा साथियों? याद रखिएगा इसका फॉर्मूला। राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रेता कौन थे? याद रखिएगा इसका प्रेरणा जो थे यह कौन थे? तो यह इसका प्रेरणा थे साथियों रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, जो कि साथियों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया है। यह भी कथन आप लोग याद रखिएगा। सन 1999 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जा रहा है क्या? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे और भी ऑप्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा आप सभी ध्यान देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर होने दीजिए, आपको दिख जाएगा क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में इसको मनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस सेना को पहचानिए जो निम्न अपनी जनसंख्या के लिए सबसे अधिक घनत्व का आयतन क्या है? एक सेकेंड, आयात करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? तो डी ब्राज़ील। उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अखबारे में निम्न इसलिए चर्चा की जा रही है क्योंकि, इसका याद रखिएगा क्यों की जा रही है? क्योंकि यह क्या है? तो आपको याद रखना होगा उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, इसलिए चर्चा की जा रही है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है ध्यान दीजिएगा सुपर कंप्यूटर परत 10,000 को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिएगा इसका आपका सही आंसर हो जाएगा किसका जाता है? तो आपका हो जाएगा साथियों डॉक्टर विजय पी भाटकर को जाता है। दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था कब? तो याद रखिएगा आपका कब किया गया था? तो 1911 ईस्वी में याद रखिएगा दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, उसी सन इसका क्या होता है? घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कहता है यदि पूंजी स्टॉप अस्थाई है तो मूल्य ह्रास होगा। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर याद रखेंगे आप सभी शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद कहता है जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ था वह था आपका कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो याद रखिएगा वह आपका संवैधानिक संशोधन 36वां था। यह कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था, और इस समय सिक्किम का भारतीय राज्य संघ में 22वां राज्य के रूप में विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कन्फ्यूशियम का नाम क्या था? कन्फ्यूशियस का नाम क्या था? याद रखिएगा कन्फ्यूशियस का जो नाम था वह आपका क्या था? तो याद रखेंगे क्यूंग था। याद रखिएगा वह भारतीय बल्लेबाजी से एक दिवसीय क्रिकेट में 8,000 रन का स्कोर खड़ा किया, वह कौन है? तो याद रखिएगा वह आपका हो जाएंगे कौन? तो साथियों यह हो जाएंगे मोहम्मद अफजहुल्लाह। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? याद रखिएगा आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें साथियों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका जो मेढक होता है इसमें क्या होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो मगरमच्छ में भी साथियों 3 भाग होते हैं, और मछली में अगर बात की जाए तो मछली में 2 भागें होती है। याद रखिएगा निम्न में से किसको हाइड्रोकार्बोनेट नहीं होते हैं? ठीक है, निम्न में से किसमें हाइड्रोकार्बोनेट नहीं होते हैं? तो याद रखिएगा हाइड्रोकार्बोनेट जो है यह आपका मटर में नहीं होता है साथियों। याद रखिएगा प्रोटीन बहुल्य पदार्थ है, जबकि अन्य सभी कार्बोहाइड्रेट बहुल्य पदार्थ नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए तो रक्त का धक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो याद रखिएगा आवश्यक जो विटामिन है रक्त का थक्का जमने के लिए वह कौन है? तो वह है आपका विटामिन
के, ठीक है, विटामिन के है साथियों, याद रखिएगा। बात की जाए आगे तो ध्यान दीजिएगा, फटाफट चलिए हम बढ़ते चलते हैं। तो कहता है पेप्सिन बदल देता है किस चीज़ को, तो पेप्सिन जो है यह बदल देता है आपको किस चीज़ में, तो प्रोटीन और क्या किस में, तो पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, याद रखिएगा। वायरस के द्वारा होने वाला जो रोग है वह कौन सा रोग है, तो याद रखिएगा इन्फ्लूजा है। कौन सा रोग है, इन्फ्लूजा जो है यह विषाणु जति रोग है, जबकि मलेरिया जो है ये आपका प्रोटोजोआ है और हेजा जो है यह आपका पेचिस जीव जंतुए रोग है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। प्याज है, प्याज क्या है, तो प्याज याद रखिएगा साथियों, प्याज जो है वह आपका क्या है, तो आपका बल्ब है, अर्थात शल्कनंद है, ठीक है। प्याज जो है यह आपका शल्कनंद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न गैस जो होता है वह क्या होता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन करता है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पौधे में श्वसन की प्रक्रिया होती है किस प्रकार से, तो पौधे में साथियों श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वह आपका होता है कैसे, रात और दिन दोनों में होती है, याद रखिएगा। पौधे में श्वसन की जो प्रक्रिया रात और दिन दोनों में होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है यह सिर्फ दिन में होती है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश का नियमन करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो रंगा पट, ठीक है, आइरिस जो है यह आपका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए अगर आगे तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सा एक कीटनाशक है, निम्न में से कौन सा एक कीटनाशक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों BHC जो है यह क्या है, तो कीटनाशक है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, इसको जान लीजिएगा आप सभी। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, तो याद रखिएगा इंसुलिन जो है यह एक हार्मोन्स है, क्या है, एक हार्मोन्स है, याद रखिएगा, जिसे कि असंतुलन से मधुमेह नामक एक क्या होता है, रोग होता है। आप सबको पता होगा कि शुगर जो है यह इसी की कमी के कारण हो जाता है, याद रखिएगा। ना ज़्यादा बढ़ना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए। बात की जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है पौधे दिन में निकालते हैं, पौधे दिन में निकालते हैं एवं रात में लेते हैं क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो याद रखिएगा, गलती कर दीजिएगा। पौधे जो है वह दिन में क्या निकालते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, आपका ऑक्सीजन निकालते हैं और क्या छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन निकालते हैं और आपका ऑक्सीजन छोड़ते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो नाभिकीय संकलन के द्वारा होता है, ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखिएगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है एक पिको सेकेंड बराबर कितना होता है, एक पिको सेकेंड के बराबर होता है कितना, तो याद रखिएगा साथियों, एक पिको सेकेंड के बराबर आपका हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, 10⁻12 सेकेंड के बराबर एक पिको सेकेंड होता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप सभी, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है, हाइड्रोजन के परमाणु में साथियों याद रखिएगा आपका क्या है नहीं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, सी जो है यह आपका हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय में केवल एक प्रोटॉन क्या है विद्यमान होता है और न्यूट्रॉन क्या है उपस्थित नहीं होता है। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी किरणें अनावेशित है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें अनावेशित है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक किरणें धनात्मक किरण होती है जबकि अल्फा जो है यह धनात्मक किरण होती है, बीटा जो है यह आपका किरणें एवं कैथोड किरणें ऋणात्मक किरण होती है, और जो गामा है साथियों यह आपका क्या होता है, तो यह किरणें में कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात यह बहुत ही उच्च आवृत्ति के किरण होती है, इसलिए इसका सही आंसर आपका यही हो जाएगा। कहता है सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे है, सर्वाधिक ऊर्जा वाली जो तरंगे है वह कौन है साथियों, तो याद रखिएगा दृश्य प्रकाश तरंगे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद कहता है आपका कि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री तक सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन कितना होता है, तो याद रखिएगा इसका आयतन जब हो जाएगा कितना, तो याद रखेंगे इसका आयतन हो जाएगा आपका घटेगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस बात को आप सभी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहता है कि
फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापक्रम समान होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों -40 डिग्री। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखिएगा कि -40 डिग्री जो है यह फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान डिग्री होगा। अर्थात बात की जाए तो -40 डिग्री क्या होगा? सेल्सियस होगा, और साथियों -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हम 70 की ओर पहुंच गए हैं। आप सब बताइएगा कि कितना आप लोग सही कर पाए हैं। प्रकाश वर्ष मापा जाता है। प्रकाश वर्ष साथियों मापा जाता है, कई बार इस क्वेश्चन को हम बता दिए इस प्रश्न को कि प्रकाश वर्ष जो है यह मापा जाता है किससे? तो दूरी से। किससे मापा जाता है? दूरी से मापा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है चंद्र ग्रह के दौरान क्या होता है? याद रखेंगे, चंद्र ग्रह के दौरान जो होता है साथियों वो क्या होता है? तो यह होता है आपका धरती सूर्य व चंद्रमा के बीच आ जाती है। क्या होती है? धरती सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है चंद्र ग्रहण के समय। इस बात को आप सभी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ध्यान देते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका पृथ्वी की सतह पर पलायन गति है। पृथ्वी की सतह पर पलायन गति क्या है? तो इसका हो जाएगा साथियों 11.2 किलोमीटर सेकेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद कहता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो यह आपका बृहस्पति हो जाएगा। इस बात को आप सभी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, एस चंद्रशेखर को भौतिक की किस विद्या के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट आंसर ध्यान में रखेंगे आप सभी कि उनको किस क्षेत्र में मिला था? खगोलीय भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, याद रखिएगा कब मिला था? तो 1983 ईस्वी में मिला था, याद रखिएगा इस बात को भी। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण है, वह कौन सा उदाहरण है? तो वह आपका है साथियों क्या? तो जल जो है यह रासायनिक अभिकरण का उदाहरण है। जंगल लगने पर लोहे का भार होता है। सॉरी साथियों, जंग लगने पर लोहे का भार होता है। क्षमा चाहेंगे साथियों, थोड़ा सा मेरा इतना बोलने पे गला थोड़ा सा मतलब थोड़ा लड़खड़ा जाता है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, जुबान है कुछ भी निकल जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं थोड़ा गलती को बहुत बड़ा गलती बना देते हैं और कहते हैं टीचर को कुछ नहीं आता है। ऐसा कई कमेंट का हम सामना भी किए हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि छोटा सा गलती से उसके पूरे पूरे उसका एक तरह से कहा जाए कि मतलब उसका पूरा बायोडाटा समझ लिया जाए। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। इंसान हम भी हैं, गलती हमसे भी होता है। तो कहता है जंग लगने पर लोहे का भार होता है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा थक भी जाते हैं तो थोड़ा सा आप सभी भी समझा करें। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कौन सा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। रासायनिक परिवर्तन जो है वो आपका हो जाएगा कौन सा? तो याद रखिएगा साथियों मोमबत्ती का जलना जो है यह रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखिएगा। कहता है चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किससे बने होती है? ठीक है, चूने की जो पुताई हमारे अपने घर में होता है साथियों, अपने कहीं कहीं दीवार पे आप देखते होंगे कि चूने की पुताई की जाती है, तो इससे जो चमक होती है किससे बनती है, किसके बनते हैं, यह आपसे पूछता है। इसका राइट आंसर ध्यान में रखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, याद रखेगा। ठीक है, किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। CO2 के संपर्क में आता है और यह कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो बायोगैस का प्रमुख अव्यय है। बायोगैस का जो प्रमुख अव्यय है वह कौन सा है? याद रखेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मीथेन है। ठीक है, मीथेन जो है यह बायोगैस का प्रमुख अव्यय है साथियों, इसका याद रखेगा। इसमें कुछ मात्राएं में CO2, नाइट्रोजन और आपका हाइड्रोजन आदि भी पाए जाते हैं। उसके बाद कहता है ऊर्जा का अभिकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का जो अभिकरणीय स्रोत है वह क्या है? तो याद रखिएगा वह आपका हो जाएगा क्या? सूर्य है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए विटामिन B2 जो है यह क्या है? विटामिन B2 जो है साथियों यह आपका क्या है? तो यह आपका हो जाएगा क्या? तो यह राइबोफ्लेविन है। ठीक है, विटामिन बी जो है यह राइबोफ्लेविन है। विटामिन 2। अगर विटामिन ए के बारे में बात की जाए तो यह थाइमिस है। विटामिन ई की बात की जाए तो यह टोरोफेरोल है। और विटामिन B6 की बात की जाए तो यह आपका क्या है? तो यह आपका
डायरी डॉक्सिन है, ठीक है, डायरी डॉक्सिन है, याद रखिएगा। सारा हम आपको बताते चल रहे हैं। चलिए, उसके बाद कहता है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में जो उपस्थित प्रोटीन है वह क्या है, तो याद रखेंगे साथियों, वह आपका है क्या, केसिन है। क्या है, केसिन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन पोषक तत्व का नाम केसिन है, याद रखेंगे। इसमें जो प्रोटीन होता है वह कौन सा होता है, तो केसिन होता है। तो इस चीज़ को आप सभी उम्मीद करते हैं कि आज ये चीज़ जान पाए होंगे। भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी थी, कई बार यह प्रश्न बताया गया है और इसको याद रखिएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा, याद रखिएगा। बात की जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित है। रक्त हीमोग्लोबिन में साथियों आपका कौन सा तत्व उपस्थित है, तो याद रखिएगा साथियों, लोहा उपस्थित है। कौन सा तत्व है, लोहा है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण नहीं है, याद रखिएगा वायु प्रदूषण कौन सा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह वायु प्रदूषण नहीं है। इसको आप सभी याद रखिएगा। बात की जाए अगर आगे तो कठोर जल है। कठोर जल क्या है, तो याद रखिएगा कठोर जल जो है वो आपका समुद्र का जल जो है या कठोर जल है, याद रखेगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। और साथियों कठोर जल में आपका कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट एवं सल्फेट लवण उपस्थित रहते हैं, यह भी बात आप सभी याद रखिएगा। उसके बाद आपका कहता है कि ओजोन छिद्र वातावरण में उत्पन्न होता है क्या, तो ओजोन छिद्र में जो वातावरण में उत्पन्न होता है यह आपका होता है क्या, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, CFC के कारण होता है, याद रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहता है साथियों क्या, कि कांसे के अवयव जो हैं यह क्या है, तो कांसे के जो अवयव हैं यह क्या है, तो यह साथियों आपका हो जाएगा क्या, Cu+Sn जो है यह आपका हो जाएगा, ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, सभी प्रकार के इस्पात में रहता है। सभी प्रकार के इस्पात में क्या रहता है, तो याद रखिएगा सभी जो इसमें कार्बन रहता है, क्या रहता है, सभी प्रकार के इस्पात में कार्बन रहता है, याद रखेगा। उसके बाद कार्बन की भौतिक अवस्था होती है। कार्बन की जो भौतिक अवस्था होती है यह क्या होती है, तो यह भी याद रखेगा साथियों, ठोस होती है। क्या होती है, ठोस होती है। उसके बाद फसलों को पकाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जो गैस है वह कौन सा गैस है, तो याद रखेगा वह इथिलीन है। कौन सा है, इथिलीन है, याद रखेगा। फसलों को पकाए जाने वाला जो गैस है साथियों वह इथिलीन गैस है, इसको प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कहता है निम्नलिखित में से किसे ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग में लाते हैं, तो इसका राइट आंसर ध्यान में आप सभी लोग रखेंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट जो है, यह जो है अत्यधिक चिकने होने के कारण इसका उपयोग ठोस स्नेहक के रूप में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिन के बहुलीकरण से मिलता है। एथिन के बहुलीकरण से क्या मिलता है, तो याद रखिएगा पॉलीथिलीन मिलता है, याद रखिएगा, क्या मिलता है, पॉलीथिलीन मिलता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है 100 वाट का एक बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन 8 दिन तक जलता है तो बिजली की खपत कितनी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को आप लोग तो बिल्कुल सही कर लेंगे, क्योंकि हर घर में मीटर लगा हुआ आता है और उस मीटर का साथियों जो उस मीटर कितना मीटर उठ रहा है, कितना प्रति घंटा के रफ्तार से उठ रहा है, कितना क्या उठ रहा है, ये सभी लोग जानते होंगे। तो इसका सही आंसर आप लोग कर लेंगे, कितना यूनिट उठ रहा है, तो याद रखिएगा इसका जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो यह इसका 4 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। आप सभी के घर में यूनिट के बारे में आप सब जानते होंगे कि आपके घर का जो मीटर है वो कितना यूनिट खपत होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, कहता है 2 गेंदें जिनका भार अलग अलग है एक मीनार से गिराई जाती है तब क्या होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह रीजनिंग का ये सब प्रश्न है और याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों क्या, तो याद रखिएगा दोनों एक साथ पहुंचेगी, ठीक है। क्या बोल रहा है, 2 गेंद जिनका भार अलग अलग है और यह एक मीनार से गिराई जाती है, तो याद रखिएगा दोनों लगभग एक साथ ही क्या होगा, पहुँचेगा, इसका याद रखिएगा। कभी चेक कर देखिएगा, छत पर जाकर आपको पता चल जाएगा कि हम गलत बोल रहे हैं या सही। कहता है केलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या है। केलोमेल का जो रासायनिक सूत्र है साथियों वह आपका क्या है, तो याद रखिएगा
वह आपका क्या हो जाएगा, तो Hg2Cl2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है एक वाष्प इंजन है, एक वाष्प इंजन जो है वह क्या है, तो याद रखिएगा वह वाह दहन इंजन है, इसको याद रखेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे अगर बात की जाए तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर ध्यान में रखेंगे आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों सिलिकॉन जो है यह क्या है, तो सिलिकॉन जो तत्व है इसके अर्धचालक में प्रयोग किया जाता है, याद रखेगा। और आपका अंतिम 100वां प्रश्न इस प्रकार से है, तो याद रखेगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो पराश्रव्य तरंग जो है यह क्या है, तो यांत्रिक तरंग है जिन्हें गमन के लिए पारदर्शिक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से आपका साथियों होता है समाप्त सारा का सारा आंसर। ठीक है, आपका यहाँ पे आंसर की दिया गया है, तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम पे यह मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सारा होता है समाप्त। क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर से बताइएगा। आप सभी से विनम्रतापूर्वक निवेदन हम कर रहे हैं कि साथियों इस चैनल पे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, अधिक से अधिक इस यूट्यूब परिवार में लोगों को जोड़ें, ताकि हम और भी आपके लिए और भी बहुत ही अच्छे ढंग से हम सोचे हुए हैं कि सुपर टेट का सिलेबस को हम बहुत विस्तार से बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करें आपके साथ। आपको सब कुछ यहाँ अवेलेबल मिलेगा, पीडीएफ नोट्स वगैरह, आपका सिलेबस से जुड़ा हुआ हर चीज़। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि इसके बदला में आप भी कुछ दिएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।